आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। वो है हमारे मौलिक अधिकार। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे समानता के अधिकार के बारे में। सही कहा सना। समानता का अधिकार हमारे संविधान का मूल स्तंभ है। अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी लोगों के लिए कानून समान होगा और किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 15 में खासकर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार और अनुच्छेद 15 में खास तौर पर यह बताया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिलेगा। बिल्कुल सना। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में रहने वाला हर नागरिक, चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हो, उसे जीवन के हर क्षेत्र में समान अवसर मिलेंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। ये अनुच्छेद सरकारी नौकरियों से जुड़ा हुआ है। हाँ, अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। लेकिन आयान, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात भी है। कौन सी? संविधान ने समाज के कमजोर वर्गों को आगे लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी दिए हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। अब हम आते हैं अनुच्छेद 17 पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत घोषित किया गया है। यानी हमारे संविधान ने साफ शब्दों में कहा कि अस्पृश्यता को खत्म किया जाता है और इसका पालन करना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और अब इस अधिकार का अंतिम भाग आता है, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को सेना या विद्या से संबंधित सम्मान के अलावा कोई भी अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी दूसरे देश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक बात और समझना जरूरी है। क्या? भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे सम्मान इस अनुच्छेद के अंतर्गत वैध माने जाते हैं। और सेना के क्षेत्र में दिए जाने वाले परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जैसे पुरस्कार भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह हमने समझा कि समानता का अधिकार हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सुनिश्चित करता है कि भारत में हर व्यक्ति को समान सम्मान, समान अवसर और समान अधिकार मिले। अब अगले भाग में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, जो कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। दोस्तों, अभी तक हमने समानता के अधिकार को समझा। अब हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के एक और बेहद महत्वपूर्ण अधिकार की, और वो है स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल सना। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। लेकिन सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, जिसमें नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। हाँ आयान, अनुच्छेद 19 के तहत सबसे पहली स्वतंत्रता है बोलने की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि भारत का हर नागरिक अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकता है। वो अपनी बात बोल सकता है, लिख सकता है और अपने विचार समाज के सामने रख सकता है। और इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। यानी समाचार पत्र और मीडिया भी अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 19 की दूसरी स्वतंत्रता की बात करते हैं, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ ये है कि नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, लेकिन इसमें हिंसा या हथियारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तीसरी स्वतंत्रता है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यानी नागरिक किसी भी उद्देश्य के लिए संगठन, संघ या यूनियन बना सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी स्वतंत्रता की, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी भाग में बिना किसी रोक टोक के आ जा सकता है। इसके बाद पांचवी स्वतंत्रता आती है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। यानी भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी राज्य या क्षेत्र में जाकर रह सकता है
और अपना जीवन बिता सकता है। और अनुच्छेद 19 की छठी और अंतिम स्वतंत्रता है कोई भी व्यापार, व्यवसाय या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि हर नागरिक को अपनी पसंद का व्यवसाय या रोजगार चुनने का अधिकार है। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 20 की ओर, जो अपराधों के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत 3 महत्वपूर्ण संरक्षण दिए गए हैं। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा दी जा सकती है। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून लागू था, उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी। बाद में बने कानून के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ अदालत में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब हम आते हैं अनुच्छेद 21 पर, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार भी आता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकार का दायित्व है कि वो नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया। और अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। इसकी मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि इसकी अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई और समाधान के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों, इस तरह हमने स्वतंत्रता के अधिकार और उससे जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझा। और यही अधिकार हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं और हर नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की शक्ति देते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने स्वतंत्रता के अधिकार के कई महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद 21 क की, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। हाँ सना, अनुच्छेद 21 क के अनुसार राज्य का ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। इसका मतलब ये हुआ कि हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है और सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। और ये प्रावधान संविधान में 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की, जो गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो संविधान उसे कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। सबसे पहला अधिकार ये है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ये बताया जाएगा कि उसे किस कारण से हिरासत में लिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार ये है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाना आवश्यक है। और तीसरा अधिकार ये है कि उस व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का पूरा अधिकार होगा। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण अवधारणा आती है, जिसे हम कहते हैं निवारक निरोध। निवारक निरोध का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में किया गया है। निवारक निरोध का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद नहीं, बल्कि अपराध करने की संभावना के आधार पर पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन इसका उद्देश्य उस व्यक्ति को दंड देना नहीं होता, बल्कि संभावित अपराध को रोकना होता है। आमतौर पर निवारक निरोध का प्रयोग राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने या देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किया जाता है। अब सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके लिए क्या नियम होते हैं? सबसे पहला नियम ये है कि सरकार ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने तक ही हिरासत में रख सकती है। यदि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखना आवश्यक हो, तो इसके लिए एक सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त करनी होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके उसके निरोध के कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए। हालांकि यदि कुछ तथ्य सार्वजनिक करना देश के हित में उचित नहीं माना जाता, तो उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं होता। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध आदेश के खिलाफ अपील करने या अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।
तो दोस्तों, इस प्रकार अनुच्छेद 22 नागरिकों को गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। और यही प्रावधान ये सुनिश्चित करते हैं कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए भी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए। आगे हम मौलिक अधिकारों के अगले महत्वपूर्ण भागों को समझेंगे, जो भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक आत्मा को और भी मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, अभी हमने निवारक निरोध की अवधारणा को समझा। अब सवाल ये उठता है कि भारत में निवारक निरोध से संबंधित कौन-कौन से कानून बनाए गए हैं। चलिए इन्हें क्रम से समझते हैं। सबसे पहले आता है निवारक निरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की सुरक्षा के खिलाफ काम करने से रोकना था। हालांकि इस कानून को प्रारंभ में 1 अप्रैल 1951 को समाप्त किया जाना था, लेकिन समय-समय पर इसकी अवधि बढ़ाई जाती रही। अंततः ये कानून 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हो गया। इसके बाद आया आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, जिसे हम MISA के नाम से जानते हैं। लेकिन बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के बाद इस कानून का काफी विरोध हुआ और इसी कारण अप्रैल 1979 में इसे समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974 की। शुरुआत में इस कानून के अंतर्गत तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी। लेकिन 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के माध्यम से इसे बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद आता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। ये कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। अब हम बात करते हैं आतंकवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानून की। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, जिसे टाडा कहा जाता है। निवारक निरोध से जुड़े कानूनों में टाडा को सबसे अधिक प्रभावी और सबसे कठोर कानून माना गया। लेकिन बाद में इस कानून को 23 मई 1995 को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आतंकवाद से निपटने के लिए एक और कानून लाया गया, पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। ये कानून 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था और इसे टाडा का ही एक रूप माना जाता है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित किया गया। साथ ही आतंकवादियों से संबंधित जानकारी छिपाने वाले व्यक्तियों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया। इस कानून के तहत पुलिस केवल शक के आधार पर भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी। हालांकि बिना आरोप पत्र के किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता था। और यदि किसी व्यक्ति को पोटा के तहत गिरफ्तार किया जाता था, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अपील भी गिरफ्तारी के 3 महीने बाद ही की जा सकती थी। 28 मार्च 2002 को ये अध्यादेश एक अधिनियम बन गया, जिसे हम पोटा अधिनियम कहते हैं। लेकिन बाद में 21 सितंबर 2004 को इसे भी अध्यादेश के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह हमने निवारक निरोध से जुड़े प्रमुख कानूनों को समझा, जो अलग अलग समय पर देश की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। आगे हम संविधान के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों को भी इसी तरह सरल और रोचक तरीके से समझेंगे। दोस्तों, अभी हमने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में समझा था। अब हम मौलिक अधिकारों के एक और महत्वपूर्ण भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसे कहा जाता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। हाँ सना, ये अधिकार मुख्य रूप से अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में दिया गया है और इसका उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करना है। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। इसे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कहा जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। साथ ही केवल भाषा, जाति, धर्म या संस्कृति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। अब एक महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। वर्तमान समय में भारत में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। ये समुदाय हैं मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन।
अल्पसंख्यक समुदायों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम भी प्रारंभ किया था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 30 की, जो अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है और उसका संचालन भी कर सकता है। और यदि सरकार ऐसे संस्थानों को अनुदान देती है तो वो उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती। इस प्रकार संविधान ये सुनिश्चित करता है कि देश के सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति और शिक्षा संस्थानों को सुरक्षित और विकसित कर सकें। और यही प्रावधान भारत की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। सना, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे देश में हर किसी को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाने का हक कैसे मिला? थोड़ा बहुत पता है लेकिन पूरा नहीं। तुम बताओ ना, ये कैसे काम करता है? ठीक है, तो सुनो। भारत का संविधान हमें कुछ खास अधिकार देता है, जिन्हें कहते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ओह, मतलब जो हमारी पहचान से जुड़े हैं। बिल्कुल, जैसे अनुच्छेद 29। इसके अनुसार मतलब अपने स्कूल, कॉलेज, सब। एग्जैक्टली, और सरकार भी उन्हें फंड देने में कोई भेदभाव नहीं कर सकती। वाह, इसका मतलब ये हुआ कि हर किसी को अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलता है। बिल्कुल सना, यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है, सबको साथ लेकर चलना। तो अगली बार जब तुम अपनी भाषा या संस्कृति पर गर्व करो, तो याद रखना, ये सिर्फ भावना नहीं, तुम्हारा अधिकार भी है। सना, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ये तो मैं भी सोचती हूँ। तब हम किसके पास जाते हैं? यही तो सबसे खास बात है। हमारे संविधान में एक बहुत ताकतवर अधिकार दिया गया है, जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये नाम तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, आसान में समझाओ ना। आसान भाषा में समझो। अगर तुम्हारे मौलिक अधिकार छीने जाते हैं, तो तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती हो। सच में? इतना पावरफुल है ये अधिकार? बिल्कुल, इसलिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। ओह, अब समझ आया इसका महत्व। और इसके तहत अनुच्छेद 32 आता है, जो हमें कोर्ट जाने का अधिकार देता है। लेकिन कोर्ट जाकर होता क्या है? कोर्ट 5 तरह के खास आदेश जारी करता है, जिन्हें रिट कहते हैं। 5? कौन कौन से? सुनो ध्यान से। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बना लिया गया हो, तो कोर्ट आदेश देता है कि उसे सामने पेश किया जाए। मतलब किसी को भी गलत तरीके से कैद नहीं किया जा सकता? बिल्कुल। दूसरा है परमादेश, मैंडेमस। जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं करता, तो कोर्ट उसे आदेश देता है कि अपना कर्तव्य निभाओ। यानी कोर्ट उसे काम करो कहता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। तीसरा है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। इसमें ऊंची अदालत निचली अदालत को रोक देती है कि वो ऐसे केस में कार्रवाई न करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ओह, मतलब रुको, ये तुम्हारा काम नहीं है। सही समझी। चौथा है उत्प्रेषण, सर्टियोरारी। इसमें ऊंची अदालत निचली अदालत के केस को अपने पास मंगा लेती है ताकि सही फैसला हो सके। यानी मामला ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल। और पांचवा है अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो। इसमें कोर्ट पूछता है कि कोई व्यक्ति किसी पद पर किस अधिकार से बैठा है। मतलब अगर कोई गलत तरीके से पद पर बैठा है तो उसे हटाया जा सकता है। बिल्कुल सना, यही तो इस अधिकार की ताकत है। अब समझ आया, ये अधिकार सच में हमारी सुरक्षा करता है। हाँ, अगर ये अधिकार न हो तो बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर ही रह जाते। सना, कभी तुमने सोचा है कि अगर किसी अपराधी को सजा मिलती है, तो क्या उस सजा में कभी बदलाव भी हो सकता है? हाँ, मतलब क्या सजा कम या खत्म भी हो सकती है? बिल्कुल। इसके लिए कुछ खास संवैधानिक शब्द होते हैं जो सजा से जुड़े होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? सबसे पहले है क्षमा, पार्डन। इसका मतलब होता है पूरी तरह माफ कर देना। मतलब जैसे अपराध हुआ ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। कानूनी रूप से ऐसा माना जाता है कि अपराध हुआ ही नहीं।
ये तो सबसे बड़ा राहत है। दूसरा है लघुकरण, कॉम्यूटेशन। इसमें सजा की प्रकृति बदल दी जाती है। थोड़ा आसान में समझाओ। जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देना। ओ, मतलब सजा खत्म नहीं होती, बस बदल जाती है। बिल्कुल सही। तीसरा है परिहार, रिमिशन। इसमें सजा की अवधि कम कर दी जाती है। जैसे? जैसे 2 साल की सजा को 1 साल कर देना। अच्छा, यानी समय कम हो जाता है। हाँ। चौथा है विराम, रिस्पाइट। इसका मतलब है खास परिस्थितियों में सजा को कम करना। कैसी परिस्थितियां? जैसे किसी की शारीरिक अक्षमता या महिला की गर्भावस्था। समझ गई, यानी इंसानियत को ध्यान में रखा जाता है। बिल्कुल। और आखिरी है प्रविलंबन, रिप्रीव। इसमें सजा को कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। जैसे फांसी को कुछ समय के लिए रोक देना। हाँ, ताकि व्यक्ति को आगे अपील करने का मौका मिल सके। अब तो पूरा क्लियर हो गया। सजा के भी इतने अलग अलग रूप हो सकते हैं। हाँ सना, यही तो कानून की खास बात है, सख्ती के साथ साथ इंसानियत भी। सना, क्या तुम्हें पता है कि हमारे मौलिक अधिकारों में भी समय समय पर बदलाव हुए हैं? सच में? मुझे लगा ये तो हमेशा एक जैसे ही रहते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे एक बहुत बड़ा केस था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967। इसमें क्या हुआ था? इस फैसले में कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ओ, मतलब अधिकार बिल्कुल सुरक्षित थे। हाँ, लेकिन फिर एक बड़ा बदलाव आया, 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या बदला? इसमें साफ कर दिया गया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने का अधिकार है। बिल्कुल। फिर आया केशवानंद भारती केस, जिसमें कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। मतलब कुछ चीजें हमेशा के लिए सुरक्षित हैं। हाँ, यही सबसे खास बात है। और फिर 42वां संशोधन 1976 आया, जिसमें कहा गया कि संशोधनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो क्या कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था? कर सकता था, और उसने किया भी। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि वो संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करेगा और संशोधनों की समीक्षा कर सकता है। अब तो पूरी कहानी समझ आ गई। अब एक और जरूरी बात, कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं। जैसे? जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। और बाकी? कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को भी मिलते हैं। जैसे अनुच्छेद 14, समानता। 20, दोष सिद्धि से संरक्षण। 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मतलब हर इंसान को कुछ बेसिक अधिकार तो मिलते ही हैं। बिल्कुल सना, यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। आयान, अब आगे क्या आता है? आगे अनुच्छेद 22 आता है। इसमें बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है या हिरासत में लेती है, तो उसे कुछ कानूनी सुरक्षा मिलती है। यानी उसे बिना कारण लंबे समय तक बंद नहीं रखा जा सकता और उसे अपने बचाव का मौका मिलता है। अच्छा, यानी कानून ये सुनिश्चित करता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। बिल्कुल सही समझी तुम। अब इसके बाद कौन सा अनुच्छेद है? इसके बाद अनुच्छेद 23 आता है। इसमें बलात् श्रम, जबरदस्ती काम करवाना और अवैध मानव व्यापार को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। मतलब किसी से जबरदस्ती काम करवाना या इंसानों की खरीद फरोख्त करना कानून के खिलाफ है। हाँ बिल्कुल, ये पूरी तरह गैरकानूनी है। अच्छा, फिर अगला कौन सा अनुच्छेद है? उसके बाद अनुच्छेद 24 आता है। इसमें कहा गया है कि कारखानों या खतरनाक जगहों पर बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। ओ, यानी बच्चों की सुरक्षा के लिए ये नियम बनाया गया है। बिल्कुल। अच्छा, फिर आगे क्या है? आगे अनुच्छेद 25 आता है। इसमें हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार जीवन जी सकता है। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद? फिर आता है अनुच्छेद 26। इसमें धार्मिक संस्थाओं को अपने तरीके से चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। अच्छा, मतलब मंदिर, मस्जिद या दूसरे धार्मिक संस्थान अपने नियमों के अनुसार चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर आगे क्या आता है? उसके बाद अनुच्छेद 27 है।
इसमें कहा गया है कि किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों से टैक्स नहीं लिया जा सकता। अच्छा, यानी सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं ले सकती। बिल्कुल सही। और आखिरी कौन सा है? आखिर में अनुच्छेद 28 आता है। इसमें कहा गया है कि कुछ खास शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन सभी जगह ये अनिवार्य नहीं होती। अच्छा, अब तो पूरा समझ में आ गया। तो ठीक है, मिलते हैं अब अगले टॉपिक पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्त, और मेरे चैनल द जी के स्टोरी 2 को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। ओके, बाय।